कलम क्या पढ़ रहे थे बताओ? आपकी क्लास में मैंने क्या बताया? ओके, भौगोलिक प्रभाव में कहां तक हो गया था भौगोलिक प्रभाव? ओके, भारत के दर्रे, ठीक है। इस सब में जो मैंने दर्रों से आक्रमण हुए वो बता दिए क्या? ओके, नाम भी लिखा दिए, चलो ठीक है। अब आपको मैंने शायद ये बात नहीं बताई कि इन दर्रों की सुरक्षा भारतीय शासकों ने, सुरक्षा में भारतीय शासकों ने हमेशा उपेक्षा की। ये लिखाया था क्या? नहीं, तो ये वाली बात वो लिख दो, इन दरों की, पक्का पक्का आपको ये वाला कलर मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इन दरों की सुरक्षा की भारतीय शासकों ने, इन दरों की सुरक्षा की भारतीय शासकों ने हमेशा हमेशा उपेक्षा की। उपेक्षा की, अतः भारत की विदेशी आक्रांताओं ने, भारत के विदेशी आक्रांताओं ने इन्हीं दरों का प्रयोग किया। ओके दोस्तों, ये वही बात, मैंने थार का मरुस्थल नहीं लिखा है, हेडिंग डालो, थार का मरुस्थल डाल दिया हेडिंग, थार का मरुस्थल लिखें। इस मरुस्थल ने एक प्राकृतिक सीमा की भांति कार्य किया है। इस मरुस्थल ने एक प्राकृतिक सीमा की भांति कार्य किया है। भारत में एक भी आक्रमण थार के मरुस्थल से नहीं हुआ। नहीं, ओके। समुद्रों का प्रभाव, समुद्रों का प्रभाव, तो आप में से होशियार विद्यार्थी कौन है बताओ? कोई नहीं है, सॉरी, आज एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, आप सारे होशियार हैं। मुझे तो ये बता दो कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जो समुद्र है, जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, क्या इन्होंने भारतीय इतिहास पर कोई प्रभाव डाला है? डाला है तो क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप जो बता रहे हो एक बात है,
अपने को 20 बातों के बारे में जानना चाहिए, उनमें से एक बात इनकी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बोलना ही बंद हो जाएगा, वो बताना जो वो तो बता दिया, आप और बता सकते हो। क्रिएटिव होना चाहिए दिमाग, नया विचार। आरएस अधिकारी का मतलब, थानेदार जी का मतलब ये होता है कि उसका दिमाग जो है ना वो जड़ बुद्धि नहीं हो रटने वाला, कुछ सोच आए उसमें तात्कालिक परिस्थिति में। जैसे मैंने अभी कहा, आपने सोचना शुरू कर दिया। कल भी मैंने इशारा किया था, आज मैं फिर इशारा कर रहा हूं, क्या कि ये समुद्र थे, इसे कहते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी जी, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और नीचे ये हिंद महासागर। कल मैंने आपको ये बताया था कि भारत की इस तरफ जो है ये सऊदी अरब है, बताया था। ये कौन सी खाड़ी है फिर बताओ? शाबाश, फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी। सारी अरब कंट्रीज इधर ही है, इसलिए इसको अरब सागर कहते हैं, सारी अरब कंट्रीज। ये अफ्रीका, अफ्रीका और सऊदी अरब के बीच में एक सागर है, कौन सा सागर? लाल सागर। और लाल सागर के इस कोने पर यहां इजराइल, और ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यूरोप में पड़ता है। प्राचीन काल से देखें वर्तमान तक प्रभाव इन समुद्रों का, तो एक प्रभाव तो ये रहा कि ये प्राकृतिक सीमा है। मैं प्राकृतिक सीमा का जब नाम लेता हूं तब आप लोग समझ आते हैं कि क्या अर्थ है इसका। आप बताएंगे मैडम, प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये बताया इन्होंने। 3 और पानी से गिरा, ये बड़ी बात नहीं है। 3 और इतने गहरे पानी से गिरा हुआ है कि कोई आक्रमणकारी इधर से नहीं आया। प्राचीन काल में एक भी आक्रमण भारत में समुद्रों से नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसलिए हमेशा प्राचीन भारत में इसने प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य किया। कोई भी आक्रमणकारी, जो मैंने कल लिखा है आपको, समुद्रों को पार करके भारत को जीतने के लिए नहीं आया, और ना ही भारत का कोई राजा किसी दूसरे देश को जीतने के लिए गया, ना आए ना गए। इसका मतलब सीमा है बीच में, और वो सीमा है समुद्रों की सीमा। एक बात। नंबर 2 बात, आपने सुना कभी कि भारत सोने की चिड़िया था? सुना? तो क्या भारत में पहले सोने की चिड़िया उड़ती थी? और जिसको भी जरूरत होती है एक पकड़ लेते, बोले एक पकड़ लेते हैं, ऐसा था क्या? तो फिर क्यों कहा जाता था? एक बताओ, आप बताओ। शाबाश, ठीक। आपने जिन विद्यार्थियों ने भी बताने की कोशिश की, बिल्कुल सही बता रहे। हमारे भारत में दुनिया का सबसे कम सोना निकलता था, निकलता है, निकलता रहे, क्योंकि कोई खान ना तो पहले थी, ना आज है, ना कभी होंगी। जितनी थी हमने खोज लिया। तो दुनिया में सबसे कम सोना भारत के पास, फिर भी सोने की चिड़िया। इसके पीछे कारण क्या है? हमारे यहां पर भले ही सोना नहीं है, सोना अरब कंट्रीज के पास में है, सोना यूरोप के पास में, रोमन साम्राज्य, मिस्र के साम्राज्य बहुत है, लेकिन हमारे पास में क्या, गर्मी खूब है। और विशेष करके दक्षिणी भारत में, वहां दक्षिण भारत में आप यदि गुजरात में अहमदाबाद के लोगों को, बंबई के लोगों को, गोवा के लोगों को ये बताओगे कि हमारे यहाँ रजाइयां होती हैं, सर्दी में हम रजाई ओढ़ते हैं, तो वो हंसी करेंगे, बोलो रजाई भी होती है क्या?
ये सच है। बंबई में कभी कोई रजाई नहीं ओढ़ता क्योंकि सर्दी पड़ती ही नहीं है। अहमदाबाद में कोई कपड़ा ओढ़ लेते हैं कभी कभार, बाकी सर्दी नहीं होती नहीं। दक्षिण भारत में सर्दी नहीं होती नहीं। मैं 2019 में दिसंबर 24 को मेरी श्रीमती जी के साथ में घूमने के लिए चला गया ऊटी। रूट था कि गोवा चलेंगे, फिर ऊटी चलेंगे, ऊटी तमिलनाडु की सीमा पे, और फिर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर वगैरह वहां चलेंगे। 15 दिन का टूर बना लिया। अब यहाँ 2019 में अच्छी सर्दी पड़ रही थी। जयपुर में माइनस तक तापमान जा रहा था, और भयंकर जो अपना हीटर चला करके बैठे थे कमरों में, रजाइयों में बैठे थे, फिर भी ठंड लग रही थी। अब दिमाग तो यही कहेगा ना कि भाई चलो वस्त्र वगैरह ले लेते हैं, तो 2 सूटकेस हमने उन्हीं कपड़ों के पैक कर लिए, 2 बड़े बड़े सूटकेस, और कोई टी शर्ट वगैरह का मतलब ही नहीं था, सर्दी पड़ रही है ना। अब जैसे ही सीधा बेंगलुरु उतरे, बेंगलुरु से ऊटी जाना था बस से या टैक्सी से, तो बेंगलुरु उतर करके जब मैसूर होते हुए ऊटी पहुंचे तो भयंकर गर्मी। मैं उनको कह रहा था वाइफ को कि यार ये सर्दी कहाँ गई, तो वहां तो सभी टी शर्ट में घूम रहे हैं। फिर ऊटी में जाकर के हमने वो जो 2 बैग थे उनको घसीटते तो रहे पूरे टाइम, लेकिन ऊटी जाते ही हमने सबसे पहले कपड़े खरीदे, टी शर्ट एंड निकर, क्योंकि भयंकर पसीने आ रहे थे सर्दियों में। सर्दी, फिर मैंने वहां के लोगों से पूछा भाई साहब क्या हुआ, 2 दिन से सर्दी नहीं पड़ रही क्या? बोले सर्दी होती क्या है, यही तो है, ऐसा ही मौसम रहता है यहाँ पे, होती नहीं है सर्दी, होती नहीं। तो ये गर्मी, ये गर्म मसालों के लिए उत्तरदायी है। इसलिए पूरी दुनिया के सारे गरम मसाले भारत में होते हैं या फिर इंडोनेशिया में होते हैं, लेकिन इंडोनेशिया से 10 गुना ज्यादा भारत में होते हैं। हमारे यहाँ ये नीलगिरी हिल्स, जो पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और ये पूर्वी घाट की कटी फटी पहाड़ियां हम यहां आकर के मिल जाती हैं। ये नीलगिरी हिल है, नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ ऊटी, फिर यहाँ कराडमम की पहाड़ियां, फिर इसके बाद में यहाँ बाबा बुदन वगैरह की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये सारी मसाला पहाड़ियां। यहां काली मिर्च, हर पहाड़ की 2 चट्टानों के बीच में जो गैप होता है उसमें काली मिर्च का पौधा उगा होता है। इतनी काली मिर्च लगती है कि कोई बोरी की बोरी बटोर बटोर के लाए तो भी कम नहीं, क्योंकि हर साल इतनी लगती है। नदियां बारिश के समय, बारिश खूब होती है यहाँ पे, क्योंकि मानसून का आगमन होता ही इधर से, मानसून जाता भी इधर से। जाता मानसून तमिलनाडु में, राता मानसून केरल में घनघोर वर्षा करता है, पानी कमी नहीं। इसलिए जब नदियां निकलती हैं तो नदियों की पहली बारिश में इतनी काली मिर्च बहकर के समुद्र में जाती हैं, अपनी जरूरत ही नहीं है। लेकिन यूरोप वाले वो बिना काली मिर्च और मसालों के जी नहीं सकते हो, क्योंकि उनके सर्दी इतनी पड़ती है कि 6 महीने तक उनके सर्दी है, बर्फ की चादर जमी होती है, पूरे यूरोप को ढक लेती है। यूरोप को 6 महीने तक सर्दी पड़ेगी, घास नहीं उगेगी, खेत जम गए, घास नहीं, फसल नहीं, तो फिर उनकी भैंस, उनकी बकरी ये कैसे जिएंगे? घास नहीं है तो बताओ। इसलिए वहां पशु भी मरते हैं, घास जम जाता है, पशु मर जाते हैं। पशु मर गए ये भी ठीक है, और बर्फ में जम गए ये भी ठीक है। इसलिए यूरोप के लोग मांसाहारी है, क्योंकि वो यदि शाकाहारी बनेंगे तो जी नहीं सकते। इसलिए यूरोप के लोग मांसाहारी, लेकिन मांस खाने के लिए उनको उसमें 2 गड़बड़ी है। एक, ऐसा जमा मांस स्वादिष्ट नहीं है, और दूसरा मांस खराब भी हो जाता है 6 महीने तक। दोनों के लिए उनको क्या चाहिए? मसाले, स्वाद के लिए मसाले और सड़ने से बचाने के लिए भी मसाले। इसलिए मसाला चाहिए इनको। और मसाले कहां? हमारे यहां भगवान ने दिए हैं। हम लोगों को दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, सोना चाहिए, बस सोना। मसाला ले जाना है, सोना ले आओ। जहाज भर भर करके सोना आता था और बदले में मसाले भर भर करके जाते थे। ये बात यूरोपियन के समय, यूरोपियन कंपनीज के समय की नहीं है, ये प्राचीन ग्रीक साम्राज्य की।
प्राचीन रोमन साम्राज्य की उस समय की कहानियां है। उस समय भारत में आता था। यहां अरकमेडू एक जगह तमिलनाडु में खुदाई हुई है, अभी कुछ साल पहले आपके ये आया है, प्री में भी क्वेश्चन निकला है। अभी गत साल प्री में एम्फोरा पात्र कहां से प्राप्त हुए हैं? एम्फोरा पात्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये एम्फोरा जो पात्र थे दोस्तों, इस प्रकार की कि सुराही, हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। किसने बताया सुराही का? है किसने बताया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने पेपर देखा है बेटा, एप्रिशिएट कराओ। इस प्रकार की पानी का नहीं था, दारू का, हाँ, सोमरस का। अच्छा, बड़े प्यार से नाम ले रहे हो। ये पात्र रोमन लोग, यूरोप के लोग हैं भाई, 6 महीने सर्दी पड़ती है, शरीर को गर्म रखना है तो पीनी पड़ेगी, जीना है तो पीना है, तो वहां की कंडीशन अलग है। वहां रम के बिना व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है बेकार, लेकिन लोग उनकी नकल इधर कर रहे हैं, या पहले से ही गर्म और गर्मी आगे मरेगा, इसलिए इधर जो पीता है 3 साल में उसका जो लीवर है बैठ जाता है, और 5वें साल में लीवर कैंसर पक्का, मरेगा। इधर जरूरत नहीं उसको, वहां की जलवायु अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है। दिक्कत तब है जब हम लोग नकल मार लेते हैं, दूसरे की स्टाइल मार लेते हैं। अब कश्मीर का आदमी यदि सर्दियों में टी शर्ट और निकर पहन लेगा तो दिक्कत होगी, मरेगा, क्योंकि बर्फ जमी हुई चारों तरफ। तो ईश्वर ने हर जगह को अलग अलग बनाया, उसका खाना और पीना सब अलग अलग है। यहाँ पीना है तो राबड़ी पियो ना, स्वास्थ्य कितना बढ़िया रहता है, लेकिन नहीं। खैर, तो ये पात्र यहां मिले अरकमेडू जगह से, दारू पीने वाले लोग थे, रोमन लोग थे। ये सभ्यता आज से 2200 साल पहले की, यानी उनके जब ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे उसे 200 साल पहले हमारे यहाँ वो व्यापार करने के लिए आते थे, और वो व्यापारी बस्तियां बसाते थे। यहां सारे यूरोपियन लोगों के कंकाल मिले, सब यूरोपियन लोग थे, व्यापारी थे, जहाज में मसाला लाते हैं और यहां से सीधा लाल सागर पहुंचते हैं, और लाल सागर से जो है ऊंटों के द्वारा वो मध्य सागर तक सामान जाता, नावें उनके जहाज वापस लौट करके आते हैं। छोटे छोटे जहाज थे क्योंकि इंजन तो था नहीं, और उन्होंने जहाजों का एक रूट पकड़ लिया था। पहले उनको जहाज चलाने में हाथों से बहुत जोर आता था, तो उनमें एक ग्रीक नाम था कॉस्मोस, उसने बताया कि भारत के साथ व्यापार करने में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। बोले कैसे? कि जहाज जो है ये गर्मियों में यहां से रवाना करो, 1 महीना लगेगा यहां तक जाते जाते, और यहां पहुंच जाते थे। इसके बाद में वो कहते थे जहाज पे कपड़े टांग दो, और जो जहाज होता था ना दोस्तों, उस पर ऊंचे ऊंचे जो लगा करके फिर कपड़े टांग दिए जाते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो इधर से आता था, हवा अपने आप ले जाती थी, और फिर वो वहां से काली मिर्च वगैरह खरीदते, 3 महीने बाद लौटता मानसून वापिस, हवा अपने आप ले आती थी, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ व्यापार ऐसा हुआ, बदले में भारत में सोना आया, सिर्फ सोना। तो दक्षिण में इतना सोना इकट्ठा हो गया था कि उत्तर भारत के राजाओं ने हमेशा दक्षिण में आक्रमण किया और वापिस इनको बिना साम्राज्य फैलाए जीत के चले गए। जैसे समुद्रगुप्त दक्षिण को जीता, सोना बैलगाड़ी में भरा, बोले चालो रे, और वापिस चले गए। इसको चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, हर उत्तर भारत के आक्रमणकारी ने दक्षिण भारत पर इसलिए अटैक किया कि यहाँ का सोना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के समुद्रों का क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 1 बात, प्राकृतिक सीमा के रूप में काम किया। नंबर 2 बात, भारत के व्यापार और वाणिज्य और विकसित अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र तब भी जिम्मेदार थे और आज भी है। ईश्वर ने ऐसी सुविधा किसी और देश को नहीं दी, हमें भारतीयों को दी, कि यहां व्यापार करना हो तो कपड़ा टांग दो जहाज के ऊपर, बस जहाज अपने आप जा रहा है, वापिस भी आ रहा है। ये दक्षिणी पश्चिमी आता मानसून और लौटता मानसून की सुविधा और किसी देश में भगवान ने दी नहीं। यही कारण है कि यूरोप के 34 राष्ट्र जो है वो एक तरफ और भारत की जनसंख्या एक तरफ। भारी कौन है बताओ? रहेगा तो जी साहब, ये एक तो गर्व की बात है, इसलिए मैं रोज कह लेता हूं, कहीं तो विश्व में एकमात्र एक छत्र राज है हमारा। चलो तो मैं कुछ बातें लिखा देता हूं।
दोस्तों, आप लोग अभी मेरे से परिचित नहीं है, आप लोग दोबारा से सुन लें। तुम कॉपी में लिख रहे हो, ये आपकी कोचिंग करने का उद्देश्य नहीं है, ये तय मान लो। क्योंकि तुम जो लिख रहे हो, मैंने किसी और क्लास में भी पढ़ाया है, आज से 5-7 साल से पढ़ा रहा हूं आरएस वालों को। वो मार्केट में मैं फोटोकॉपी की दुकान में बता देता हूं, और सुंदर राइटिंग जिसमें जिस क्लास में जिसकी सबसे ज्यादा होगी, फोटोकॉपी वाला उसी को पकड़ करके 5,000 रुपए देगा, गला तेरा रजिस्टर दे दे। और उसने नोट्स बना रखे हैं और एकदम बढ़िया राइटिंग के नोट्स हैं, आप उसकी फोटोकॉपी कराओगे 200 रुपए में मात्र हो जाएगी। तो यहां आनी बैठने का उद्देश्य है, जो बोर्ड पर मैं समझाता हूं ना, उसको समझना एवं उसमें से क्रॉस क्वेश्चन करना, जो कल से आप में से कोई कर नहीं रहा है। आरएस अधिकारी हो या थानेदार, उसमें एक इनबिल्ट बुद्धि होती है जहां प्रश्न कर सके। तो आप लोग जो है बीच बीच में चिंतन चलने दो, सोचो कि अच्छा जहाज ऐसे भी जाते थे, ऐसे कैसे जाते थे, कपड़ा टांग दे, कपड़ा फट जाए तो कपड़ा फट जाए तो डबल, लेकिन कोई पूछे तो सही। और जहाज इधर उधर चले जाए तो मतलब कोई पूछे तो सही। तूफान आ जाए तो कोई पूछ नहीं रहा है, सब सुन रहे हैं, बोले हाँ ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। तो अपनी आदत जो है ना, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी लाओ, मेरा कहने का उद्देश्य ये है। कई मास्टर मेरे साथी उन बच्चों को पसंद करते हैं जो चुप रहते हैं एकदम से, जो बोलते हैं वो सुनते हैं, जो लिखाते हैं वो लिखते हैं, अपने आप घर चले जाते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो अनुशासन तो है उनमें, लेकिन आरएस अधिकारी बना रहे हो तो ऐसे पालतू कुत्ते नहीं पालने, ऐसे नहीं। आप लोग पूछा करें, 4 बातें सोचें। मैं कोई जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, आपकी क्लास में से प्रत्येक स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है, भले ग्रेजुएशन कर लिया है, हिस्ट्री से एमए कर रखा है, एमए नहीं हो सकता कोई पीएचडी दारी भी हिस्ट्री से बैठा हो, लेकिन मुझे पता है हमारी एमए और बीए और पीएचडी कैसी होती है। यहाँ 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट छांटे जाते हैं और उन 10 प्रश्नों के लास्ट टाइम पॉइंट पॉइंट याद किए जाते हैं, और परीक्षा में यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पासबुक के पॉइंट पॉइंट लिख करके वर्णन किया जाता है, और फिर फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। कोई बात नहीं, ये यूनिवर्सिटी की बुक्स में है ही नहीं, ये मैटर जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमारे आरएस और आईएएस की सिविल सेवाओं में है कि पहले भारत क्या था और वर्तमान में क्या है, तुलना बराबर होनी चाहिए। दुनिया में भारतीय मिला के दुनिया भर के लोगों को जो हर कोई इधर ही घुमा रहा था। पुर्तगालियों ने कंपनी बना ली, डचों ने कंपनी बना ली, फ्रांसीसियों ने कंपनी बना ली, अंग्रेजों ने बना ली, हॉलैंड वालों ने बना ली। भारत से व्यापार करने के लिए घुसे आ रहे हैं, क्यों? और नहीं था क्या भारत से? और इतना ही बड़ा देश था भारत, तो फिर आज भारत क्यों पीछे रह गया? उस जमाने का विश्व व्यापार का 35% हिस्सा भारत से होता था मुगल काल में, यानी दुनिया का 35% व्यापार सिर्फ भारत से होता था। और जो देश भारत से व्यापार करते थे 35% उनकी हिस्सेदारी होती थी, यानी दुनिया के विश्व व्यापार का 35% खुद भारत करता था, और भारत के साथ 35% और व्यापार, यानी कुल मिला के 70% व्यापार भारत से कनेक्टेड था। भारत का व्यापार मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वो दौर था एक। आज क्यों विश्व व्यापार में भारत 1% से भी कम 0.64% पर अटका हुआ है? जापान विश्व का 2.5% व्यापार करता है, भारत आधा के करीब अटका हुआ है। जापान छोटा सा देश। आज क्या हालत हो गई, ये चीजें हमें अर्थव्यवस्था में पढ़नी, इकोनॉमिक्स में, कि कुछ कारण है। आज विश्व व्यवस्था बदल गई, भारतीय लोग नहीं बदल पाए। आज भी हम लोग वही खेती करना पसंद करते हैं। अपने घर वाले यही कहते हैं, पता नहीं बेटा नौकरी लगेगा कि नहीं, देख जमीन पड़ी इतनी शानदार, सरसों कर ले, तेरे जचे तो जो कर ले, और वही पुराना डरा। तो चीजें दुनिया में बदल रही, हम लोग नहीं बदल रहे। ये हमारी सबसे बड़ी बुराई है। हर आक्रमणकारी भारत में सफल क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भारतीय लोगों में आते ही शांति हो जाती है। शांति, शांति, ओम शांति, हम सिखाते यही है। तो शांति की बात जो करेगा, आक्रमणकारी का तलवारें लेकर के आ रहा है, उसे लड़ने की जरूरत है। उसे शांति की बात बताओगे क्या युद्ध भूमि में? ये कारण था। ये
जो कल देश बताए थे मैंने, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे तान तान तान। इन्हें कुषाण साम्राज्य में एक शासक आया था दोस्तों, कनिष्क, इन सब पर राज था उसका, और उसने बौद्ध बना दिया था इनको। कुछ नहीं कर पाए जब से बौद्ध बने थे, समझ रहे हो। और ये शांति शांति ओम शांति, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बात करते रहे। यही तुर्क 900 ईस्वी के लगभग अरब पहुंचे थे यहां से, और इन तुर्कों को इस्लाम में दीक्षित कर दिया और कहा कि खुदा का संदेश है कि इस्लाम का प्रसार करो, फतेह या मृत्यु, दो में से एक चुन लो, या तो फतेह होगी या मौत होगी। वही तुर्क पूरी दुनिया को जीत गए। जो 1200 साल तक जो तुर्क बौद्ध रहे, शांति का ज्ञान देते थे, इस्लाम में दीक्षित हुए 1100 वर्ष हुए हैं अभी उनको इस्लाम में आए हुए, 1100 वर्ष पूरी दुनिया में पताका फहरा दिया उन्होंने। तो ये सब बातें जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक कारण भी इनके लिए जिम्मेदार होता है, हमारी संस्कृति के लिए धार्मिक कारण भी जिम्मेदार होता है। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। ओके, अब मैं आपको ये समुद्र वाला लिखा देता हूं। लिखा दिया क्या? ओके, लिखेंगे अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और विशाल हिंद महासागर ने, विशाल हिंद महासागर ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, विशाल हिंद महासागर ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य किया। प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य किया। कार्य किया। नंबर 2, या फिर इसी में आगे कंटिन्यू लिख दो, भारतीय मसाले, भारतीय मसाले, कोमा, भारतीय शिल्प, शिल्प, भारतीय वस्त्र, समुद्री मार्गों द्वारा समुद्री मार्गों द्वारा प्राचीन काल से यूनानी साम्राज्य, जी यूनानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, सीरियाई साम्राज्य, सीरियाई साम्राज्य के साथ सोने चांदी के बदले व्यापार की प्रमुख वस्तु बने, प्रमुख वस्तुएं कर लो। तो समुद्रों से हमारे यहां ये गए, बदले में सोना चांदी आ गए।
एक सीरिया देश है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। सीरिया जानते हो, पहले बड़ा देश था, बहुत बड़ा था। अशोक के समय सीरिया का राजदूत यहाँ पर रहता था, यूनानी राजदूत भी रहते थे, फिर सीरिया और मिस्र, तो ये बड़े देश हुआ करते थे। रोमन साम्राज्य, ये सामान की सप्लाई मैंने आपको बताया था अरकमेडू, तो ये बात भी यहाँ पर जोड़ी दे। तमिलनाडु की अरकमेडू में अब तो इजराइल ने तो सबको सल्टा रखा है, जॉर्डन को भी सल्टा रखा है, फिलिस्तीन को भी सल्टा रखा है। देखो ये दुनिया का वो दौर है जहां जिसके पास दम है वो राज करता है। चाइना को देख लो, वो भूटान को सल्टाने में लगा हुआ है, नेपाल को सल्टाने में लगा हुआ, बांग्लादेश को और भारत को भी। हाँ, और उल्टा चिड़ा हुआ हो रहा है। मोदी जी आए थे, बोले जवाहरलाल नेहरू इतना खराब था, कितना खराब था, बोले बहुत खराब था। कैसे? 1962 में चाइना को इतनी जमीन दे दी, ठीक है, लेकिन पिछले 3 साल में चाइना ने लद्दाख की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया, अभी तक तो छुपा हुआ है जानकारी। अगली सरकार जब दूसरी पार्टी की आएगी तो पता लग जाएगा कि पेंगोंग झील अपने पास नहीं है, और इसके लिए दोषी कौन? आमिर खान है। उसने 3 इडियट मूवी क्यों बनाई? उस मूवी में लास्ट में पेंगोंग झील क्यों दिखाई? तब से चाइना के फिल्मकारों की निगाह पड़ गई और उन्होंने कहा ये तो चाहिए। जो पेंगोंग झील जानते हो ना, लद्दाख की, गई गलवान की घाटी के बाद जो संघर्ष हुआ था, सूचनाएं कहाँ है हमारे पास? नहीं है। लेकिन कभी बीबीसी सुना करो, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, नहीं है भारत के नक्शे में। हमें यहां बोलनी नहीं दिया जाता इस बात को, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है इस समय, और इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार भी नहीं है। जिम्मेदार पिछली सरकारें भी हैं और मोदी जी भी है। जिम्मेदार हमारी नीतियां हैं, कुल मिला के ये है। हमारी एक दूसरे की टांग खिंचाई तो कर लो, गहलोत जी को बोलो सचिन खराब है, सचिन बोले गहलोत खराब है। अरे राजस्थान की जनता खराब थोड़ी ना है, उसके हित की कोई बात करें। इन बच्चों को जो वैकेंसियों की बात करो वो तो नहीं ना, सब बात है, सब लड़ रहे हैं। दिक्कत ये है हमारे यहां मार्ग नहीं है। मैं खुद जाकर के मुझे घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। हर साल कम से कम 2 महीने घूमने के होते हैं मेरे को, क्योंकि एक जिज्ञासा भी है। मैं लद्दाख गया था, तो अभी तो सुधार हो रहा है, मोदी जी ने आने के बाद अटल टनल बना दी। लेकिन पहले दोस्तों रोहतांग दर्रे को पार करके जो जाते थे ना लद्दाख में, लेह के अंदर, सच में मौत आती थी। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के इतनी तंग तंग सड़कें, बार बार बस का टायर सड़क के आधे हिस्से में, और नीचे देखे तो काला काला, 5 किलोमीटर नीचे। गुड़कनी का क्या मतलब है कि कोई भी कण नहीं मिलेगा किसी को, तो ऐसी सड़कें नहीं बनाई। और चाइना ने पूरे भारत के पूरे एक एक नहीं 3-3 रेंज बना रखे सड़कों की, बीच में रेलवे ट्रैक बिछा रखे हैं, और बीच में जो हवाई पट्टियां बिछा रखे हैं। तिब्बत पूरा का पूरा चाइना ने कर दिया। वो आज से थोड़ी कर रहा है, 1990 से कर रहा है। और हम लोग 1990 से वो आई सरकार, वो गई सरकार, ये सरकार, नरेगा कार्यक्रम चलाया, सड़कें खुदवाई, गांव में गड्ढे खुदवाए, वापस बंद करवा दिए, वापस खुदवा लिए। नरेगा में जितना 20 साल में पैसा खर्च हुआ है, उतनी से आधी धन पर चाइना ने पूरे तिब्बत में 30 सड़कें, दोहरा रेल मार्ग और हवाई पट्टियां बिछा दी। और हमारे यहां पे समझ रहे हो, वोट चाहिए इसलिए हो रहा है। तो मैं आलोचना नहीं कर रहा सरकारों की, आप भी कभी मत करना, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन हमारी नीतियों में कुछ कमियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। हम आधारभूत संरचना की ओर नहीं बढ़ते। हमारी हर सरकार क्या चाहती है? मेरे को दोबारा वोट मिल जाए बस, बाकी देख लेगी ना कोई और सरकार। चाइना जब करेगा तब करेगा ना, मैं जीत जाऊं एक बार, मैं मुख्यमंत्री रह जाऊं, मैं प्रधानमंत्री रह जाऊं, बस ये बात है। खैर छोड़ो, लिखो आप तो इसमें एक बात लिख रहे थे।
क्या लिखा था लास्ट लाइन? ओके, ठीक है। अच्छा, विदेश नीति वाला पोर्शन आपको हमेशा मजबूत रखना है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये आपको सबसे ज्यादा लिखना है। हाँ, ये आप लोग जो है निगाह रखो, और वही मास्टर आपके लिए बेहतर है जो कि करंट की इश्यूज के ऊपर चर्चाएं करता रहे। आप लोगों को भी इतिहास को पॉलिटिकल से पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स को, करंट अफेयर से जोड़ने की आदत होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। ये क्रिएटिविटी दिखाता है। ओके दोस्तों, चलो ये हो गया अपना। आगे लिख दें, यूरोपियन कंपनियों ने इन्हीं समुद्री मार्गों से, अच्छा तमिलनाडु का नहीं लिखा, तो अरिकमेडु तमिलनाडु में, अरिकमेडु तमिलनाडु में खुदाई से रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। यहां कांसे एवं कांच निर्मित शराब का पात्र एम्फोरा प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन आरएस प्री में आ चुका है गत साल, शायद 21 में या फिर 20 में, ऐसे कुछ। हाँ 21 में आया। व्हाइट रजिस्टर ले आओ और लाल का नीली का 2 पेन ले आओ और बढ़िया यहीं पर बैठ करके नोट्स बनाओ। लिख दिया दोस्तों? ओके, आगे लिखें। समुद्री मार्गों से पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी और अंग्रेज, पुर्तगाली, स्पेनिश, पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच व्यापारिक कंपनियां भारत आई। आधुनिक काल में भारत समुद्री मार्ग के कारण अंग्रेजों का गुलाम रहा। ओके, तो ये बात अपनी यहाँ की भी हो गई दोस्तों। अब जो है हम लोग एक भाग और बचा, और उसका नाम है दक्कन का पठार। कल शायद मैंने आपको बताया था क्या? दक्कन का पठार। कोई बात नहीं बताया तो दोबारा बता।
ये यहाँ दोस्तों पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां, और यहां पर ये पूर्वी घाट की टूटी फूटी पहाड़ियां। ये पश्चिमी घाट की जो हिल्स है बहुत ऊंची है, बहुत ज्यादा ऊंची है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो ऊंची नहीं है, ये बहुत ऊंची है। ये वाली ऊंची नहीं है, एक तो नीचाई है और बीच में कटी फटी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो ये ऊंची पहाड़ियां उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, भयंकर वर्षा करती। या फिर यहां जो पार कर जाती है बादल ऊपर उठ करके वर्षा करके, वो जाकर के हिमालय जहां यहां घूमता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में, मेघालय में, यहां जाकर के पहाड़ियां, ये बादल हिमालय में फंस जाते हैं और फिर घूम घूम के बरसने और वापस लौटने के सिवा, लेकिन ये जाते हैं, बरसते हैं, वापस लौटते हैं, तभी हवा फिर आती है, फिर जाते हैं, फिर बरसते हैं, फिर लौटते हैं, फिर जाते हैं, फिर बरसते हैं, फिर लौटते हैं, वापस नहीं आ सकते, सारा बरसना पड़ता है इनको। इसलिए मेघालय का मासिनराम कहो या चेरापूंजी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश देता है, बरसना होगा, बनाए ऐसा इसमें। तो 2 जगह भारी बारिश दी, यहां तो बारिश दे दी। इसलिए दोस्तों नदियां निकलेंगी, गोदावरी लो, ये निकल गई, कृष्णा लो, ये निकल गई, इसी के साथ तुंगभद्रा लो, ये निकल गई, मिल गई कृष्णा में, और फिर यहां से नीलगिरी से, यहां से निकलने वाली कावेरी, ये कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती। सारी बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पूर्वी घाट की ओर आकर गिरती है, क्योंकि ये ऊंचा, ये नीचा, बीच में कटापटा। इस गोदावरी नदी, इस कृष्णा नदी के बीच में अभी हाल में पेट्रोलियम मिला है, भयंकर वाला, इसको बोलते हैं केजी बेसिन। केजी बेसिन समझ गए, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये यहां समुद्र के किनारे दुनिया का बहुत विकसित किस्म का पेट्रोलियम मिला है। यहां कोयले की तो पहले ही खाने थी, तो ये इनका फर्क पड़ा, उपजाऊ प्रदेश है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो पठारी भूभाग है बीच का, विशेषकर इनके पास का ये दक्कन का पठार, एक तो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश जानते हो? नहीं जानते तो जान लो, ये पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, मान लो ये बादलों का समूह ज्यादा ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर तक तैर रहा है, और पहाड़ मान लो कि 2-3 किलोमीटर ऊंचा। बादल यहां तक आते हैं, टकराते हैं, बारिश करते हैं। अब क्या करे बादल, वापिस जा नहीं सकता क्योंकि समुद्र से हवा धक्का मार रही है इसको। अब बादल क्या करते हैं, हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो हवा जैसी ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर में गिरावट आएगी, ये भाप जो है पानी में बदलेगी और भयंकर वर्षा होगी, फिर और ऊपर उठना पड़ेगा इसको, तो फिर मूसलाधार वर्षा होगी, जितना भी पानी था बरसना होगा, फिर बादलों में थोड़ी बहुत नमी बची, फिर ये पार करके अब वापस उतरना होगा, क्योंकि इनका एवरेज तो यही रहना है हवा का, पानी है भारी है, फिर यहां तक आए। जैसे ही बादल नीचे आते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो जो आसपास नमी है ना उसको भी सोख लेगा, ये बारिश होगी क्या, नहीं। इसलिए इस प्रदेश को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ये पूरा दक्कन का पठार वही है, बारिश नहीं होती, पठार है, खेती नहीं होती, लेकिन जनसंख्या खूब है। तो शुरू से ही यहाँ के जो लोग हैं उनको जीना है, जीना है तो उन्हें लड़ना है।
संघर्ष में प्रवृत्ति के लोग, संघर्षपूर्ण जीवन है इनका। दूर दूर तक पेट भरने के लिए जाना पड़ेगा, शरीर मजबूत कद काठी का। इन्हें मराठे कहते हैं, मराठा नाम से जाना गया। उत्तरी भारत की ताकत को यदि असली चुनौती कभी किसी ने दी है तो इन मराठों ने दी। पहले नाम अलग था इनका, कभी सातवाहन के रूप में, कभी किसी और नाम। मौर्य साम्राज्य के खिलाफ प्रबल विद्रोह यहीं हुए। गुप्त काल में भी यहां समुद्रगुप्त ने जीत तो लिया था, लेकिन इनकी लड़ाई और संघर्ष का तरीका देख करके आजाद करके चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक तो कर लिए, लेकिन मराठे बस में नहीं आए और उसको राजधानी दौलताबाद लानी पड़ी, लेकिन खत्म। अलाउद्दीन खिलजी जीतने की कोशिश की, लेकिन आजाद कर दिया। पता था कि ये नियंत्रण में रहने वाली चीज नहीं है। मुगलों की बात करें, अकबर समझदार था, उसने इनसे टैक्स ले लिया, अधीनता मनवा ली, बोले ठीक है मैं लड़ूंगा नहीं। उसको पता था महाराणा प्रताप से भी नहीं लड़ा अकबर कभी भी सीधा आकर के। पता था उसको कि जो अपने आप को मौत तक ले जाएगा वो हारेगा आसानी से नहीं, और उसको हराने में जिंदगी चली जाएगी। जहांगीर और शाहजहां ने भी थोड़ी बहुत अकल दिखाई। औरंगजेब पागल था, पागल। वो बोला कि मैं धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ये कर दूं वो कर दूं। बोले मराठा हिंदू है, बोले जीतूंगा। शिवाजी के पीछे पड़ा औरंगजेब, लेकिन शिवाजी के बाद उसने जो लड़ाई छेड़ी थी 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। औरंगजेब को बड़ी खुशी हुई कि असली मराठा नेता तो मारा गया, अब मैं जीत लूंगा। 1681 में गया था दक्षिण में, मराठाओं से संघर्ष करता रहा। मराठा हवा हो गए, छापामार युद्ध। अभी लड़ रहे, अचानक औरंगजेब भारी पड़ा, भाग गए। फिर औरंगजेब वगैरह की सेना जो है थोड़ी देर आराम करे, सुस्ता रही है, अचानक आ गए दैत्री के काटा और निकल गए। हवा थी वो। हालात ये थे कि औरंगजेब के दो बेटों, औरंगजेब ने शिवाजी के दो बेटों को काट दिया, संभाजी को और राजा राम को। तो क्या हुआ, मराठे उल्टे ज्यादा ताकतवर हो गए। अब हर कोई गांव गांव का मराठा सरदार नेता है, हर गांव के मराठे अब योद्धा हैं। अब लड़े औरंगजेब। देखे 1706 में औरंगजेब ने दक्षिण से निकलने के लिए अपने बेटे मुअज्जम को कहा कि बेटा मेरी ये लाश जो है ये दक्षिण में दफन नहीं हो जाए। मुझे 26 वर्ष हो गए लड़ते हुए, लेकिन जिस दिन मैं लड़ने के लिए आया था उससे 4 गुना ज्यादा ताकत बढ़ गई इन मराठों की। और मराठे इतनी पावरफुल थे कि अब तो रात को जहां औरंगजेब का शिविर होता था अचानक घेर लेते अंधेरी रातों में। उनका तो घर है, इधर गांव है मराठों का, उनकी रोज जहां बच्चे थे तब खेलते थे, उनकी जगह है। रात को अंधेरे में पता है कौन सी पगडंडी से किधर जाना है। घोड़ों पर अचानक आए, अटैक किया, काट करके निकल गए। हालात ये थी कि उस समय का एक लेखक खाफी खां लिखता है कि रात को कोई जोर से कुत्ता भी दौड़ पड़ता था तो औरंगजेब के शिविर में खलबली मच जाती, मराठे आ गए, मराठे आ गए। कुत्ता भी दौड़ पड़ता था जोर से। पठारी भूमि थी, लड़ने की स्थिति थी। अंत में औरंगजेब को जाने नहीं दिया मराठों ने। औरंगाबाद में वहीं औरंगजेब को घेर लिया कि तू आया तेरी इच्छा से, जाएगा हमारी इच्छा से। वहीं मरना पड़ा औरंगजेब को। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र है। उसने अपने पुत्रों को कहा था कि दक्षिण का नासूर मुगल साम्राज्य के विनाश का कारण है। वही हुआ। दक्षिण में औरंगजेब मरा, मराठे पूरे उत्तर में फैल गए। और पेशवाओं के दौर में हर कहीं मराठे मराठे थे। तो ये जो थे इन्होंने प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत सबको टक्कर दी। अंग्रेजों को भी जो खतरनाक युद्ध लड़ने पड़े, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध थे। 1857 की क्रांति में सबसे प्रबल तात्या टोपे वही है लड़ाका। और तात्या टोपे किसका सेनापति? नाना साहब का। नाना साहब कौन है? मराठा पेशवा या लड़ने वाली लक्ष्मीबाई मराठा है, मराठा है, क्योंकि लड़ने का दमखम और संघर्ष उन्हीं में है। तो ये परिस्थिति यहां की है दोस्तों।
समझ रहे हो? तो दक्कन के पठार ने यहाँ के लोगों को जुझारू और लड़ाका बनाया, इसलिए इन्होंने हमेशा भारत के इतिहास को प्रभावित किया। उत्तर भारत की सत्ता को हमेशा चुनौती, प्रबल चुनौती, असली चुनौती इन्होंने दी। हाँ, हो सकता है महाराणा प्रताप भी पहाड़ों में ऐसी कंडीशन में छुप करके चुनौती दे तो रहा है, लेकिन वो एक किया। उदय सिंह तो भाग रहा है, चित्तौड़गढ़ छोड़ करके उदयपुर जा रहा है, एक शासक के, लेकिन यहां तो हर शासक ने चुनौती दी। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास को दक्कन के पठार ने भी प्रभावित किया है। तो ये बात भी लिख दें, दक्कन के पठार के। हाँ जी, लिखे, फटाफट लिखे। दक्कन के पठार का लिखा क्या आपने? हेडिंग नहीं डाली ना? डालो। दक्कन के पठार का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। प्रभाव लिख दें दोस्तों। दक्कन के लावा पठार, लावा पठार की स्थिति और वृष्टि छाया की स्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया लिखूं क्या बोर्ड पर? लिख दोगे? स्थिति वृष्टि छाया प्रदेश, मैंने शायद कहीं लिख रखा है, ये लिखा हुआ वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में है, के रूप में है। कम वर्षा, कम वर्षा कोमा, कम वर्षा कोमा पठारी भूभाग के कारण यहां के लोगों का जीवन संघर्ष में रहा। संघर्ष में रहा। मराठा युवक हमेशा सैनिकों के रूप में, हमेशा सैनिकों के रूप में कार्य करते रहे। उत्तरी भारत की राजनीतिक शक्तियों को इन मराठाओं द्वारा चुनौती दी गई। स्वतंत्र राज्य निर्माण का प्रयत्न किया गया। ठीक है, क्या लिखा है? राज्य प्रयत्न किया गया। ओके, जैसे
सातवाहन साम्राज्य। चालुक्य राष्ट्रकूट राज्य। वाकाटक राज्य। वाकाटक वाकाटक राज्य। विजयनगर बहमनी साम्राज्य। बीजापुर अहमदनगर राज्य। मराठा साम्राज्य। तो ये था अपना भारत पर भूगोल का मोटा मोटा प्रभाव। अभाव जिसके पास है उसे संघर्ष सिखाता है, जिसके पास संसाधन है वो आराम जीवन जीने का प्रयत्न करता है। दिल्ली में मुखर्जी नगर में आईएएस की कोचिंग होती है, बढ़िया मास्टर बताते हैं। मैं भी गया था पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर में। जब मैं रहा तो मैंने कंक्लूजन निकाला, एक भी आज तक मुखर्जी नगर का रहने वाला दिल्ली का निवासी आईएएस की कोचिंग में गया ही नहीं। वो कोचिंग करते ही नहीं है, वो आईएएस की फार्म ही नहीं भरते वहां के लोग। जयपुर के लोगों को देख लो, कोई गांव से आया हुआ कोई परिवार है, उसी का बच्चा बच्ची भले ही कोई आरएस का फार्म भर दे, यहाँ के स्थानीय निवासी आरएस का फार्म नहीं भरते, नहीं भरते। फिर क्या काम करते हैं? विदेश चले जाते हैं, 1% जाते हैं विदेश, तो बाकी सब कंपनियों में काम करता है। आपके बीच भी मैं बता दूं, जो आपके बीच में 10वीं 12वीं में क्लास में टॉपर विद्यार्थी है, वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनता, नहीं बनता। वो कंपनियों में काम करता है, उसकी सैलरी यहां 30,000 रुपए, 35, ज्यादा से ज्यादा 40,000 बस। और जो हमेशा क्लास में फिसडी रहा या एवरेज स्टूडेंट, और वही जो कभी कभार 3rd डिवीजन से पास भी हो जाए, वो आईएएस अधिकारी बनता है। और उसके नीचे जितने मेरिट होल्डर होते हैं सब उसका सल्यूट ठोकते हैं। ये साइंस के विद्यार्थी ज्यादातर जो बायोलॉजी पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं। लेकिन जो आर्ट्स वाला 1 वीक सीरीज पढ़ करके आगे आता है, वो प्रशासनिक अधिकारी बन पाता है। बहुतायत में 80% कहानी यही है। हाँ, कुछ ऐसे मेरे जैसे, मैं बैचलर इन फार्मेसी, फिर भी आरएस में सिलेक्ट हुआ, कुछ है, लेकिन वो आर्ट्स में आकर आर्ट्स के बनना पड़ता है। मैं आर्ट्स पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि नियम क्या है? नियम ये है कि भैया साइंस के विद्यार्थियों, आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ करके जीके पास करना होगा। जीके तो आर्ट्स में ही है, और आर्ट्स का विद्यार्थी कभी गंभीर नहीं होता। वो बीए तक तो यूं ही सड़क पर घूम रहा होता है मजनू बनकर, बाद में उसको अक्ल आती है, तब जाकर के 2 साल पढ़ता है। और जो बापड़े शुरू से ही आंखें काली करते रहते हैं, रातों को जगते रहते हैं, वो ग्रेजुएशन तक पूरा जोश पढ़ने का निकल लेता है, और इसके बाद जो है वो कंपनी की नौकरी करने शुरू हो जाते हैं। आसान जीवन जो मिलता है ना दोस्तों, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाधक है।
आपके बीच में से आरएस अधिकारी वो जरूर बनेगा जिसके सबसे ज्यादा तकलीफ है, जिसके घर में सबसे ज्यादा दुख है, जिसका व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, उसकी धार सबसे तेज होगी। और जिसके जीवन में आराम है, जो घर वालों ने भेजा है, बेटा बेटी तो आरएस की तैयारी कर लेना, ठीक है पापा जी मैं आरएस की तैयारी कर लेती हूँ। खैर, अब अपने टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि हम इतिहास में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन बहुत कुछ बता दिया। इतिहास में घटनाएं जो घटित होती हैं उनके पीछे राजाओं की ताकत नहीं होती, भूगोल जिम्मेदार होती है। कारण विश्लेषण जब करेंगे तो इन भौगोलिक कारणों को जरूर लेंगे। हर काल में आप लोग लेना सीखोगे, ठीक है। इधर से कोई बोल रहे थे, बताओ। सातवान पढ़ेंगे, मैं हेडिंग डला करके सातवान राजाओं के नाम बताऊंगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी, श्री सातकर्णी, पुलुमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी। हाँ, इनके टुकड़े हैं, अलग अलग काल में हुए हैं। मैंने तो आपको आज मतलब 2000 साल में जितने भी हुए थे ना, वो सारे एक साथ एक क्षेत्र में बताए। आज भौगोलिक चीजें पढ़ रहे हैं, बाद में जब पूरा पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा आपको, है ना, तब आप इसको दोबारा पढ़ोगे। अच्छा दोस्तों, अब एक बात और सुन लो, हमारे देश का नामकरण, इस पर भी प्रश्न आए। सिलेबस में कुछ वो हिस्सा है जिसमें सिर्फ प्रश्न आते हैं, सिलेबस में लिखा नहीं होता। पेपर देखोगे तो पता लगेगा, लेकिन हम लोग करते क्या है, सिलेबस देखते हैं और उसी को पढ़ लेते, पेपर नहीं देखते। पेपर जरूर देखो, ओके। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, बता दो। हाँ, क्यों पड़ा? आरएस में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कहीं पढ़े लिखे नहीं होते, पहली बार ही आते हैं, अचानक पूछते हैं। हमारे देश की प्रस्तावना में भारत के 2 नाम या 3 नाम या 4 नाम या 1 नाम, हमारे देश के सिर्फ एक ही नाम है प्रस्तावना में, भारत। बस, वो भारत जरूर 2 बार है, लेकिन भारत का नाम कितना? आप कहोगे गुरुजी प्रस्तावना तो इंग्लिश में लिखी गई थी, इंग्लिश में नाम तो इंडिया था ना, फिर आप क्यों कर रहे हो? नहीं, इंग्लिश वाले में भी भारत था, BHARAT, भारत। इंग्लिश में लिखो भारत, इंग्लिश में लिख दो चंद्रगुप्त मौर्य, क्या इंग्लिश में नाम मत लेगा? चंद्रगुप्त मौर्य कर दो, अशोक को अशोका कर दो, इतिहास वही रहना है, ये नहीं बदल सकता तुम्हारी किसी भी लैंग्वेज में, वही रहेगा, ठीक है। तो बताओ, हमारे देश का नाम किसने रखा, किस नाम पर रखा? आज तक सोचा नहीं। हमारे देश को इंडिया क्यों कहते? जी बताओ बताओ, शाबाश मैडम। इंडस नदी, अरे वाह मैडम, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा है। अच्छा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखा था? हाँ, शाबाश मैडम, अरे वाह। अब बच्चों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। आज अब बोल रहे हो तुम, थैंक यू। किसके लिए? सही बोला इसलिए नहीं, बोला आपने इसके लिए। जब तक बोलोगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे? क्योंकि लड़ने से पहले हारना जरूरी है। हार जो है ना, वो जीत तक जाने वाली जो सीढ़ियां है, उनकी प्रथम सीढ़ी होती है। गलती होना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, गलतियों से डरो मत। और ये हमारे आरएस के एग्जाम, ये तो लगातार सीखने की प्रक्रिया। यहां सिर्फ हौसलों से जीत हासिल होती है, संसाधनों से नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके पास आरएस बनने के लिए इतना धन होना चाहिए, उसका परिवार होना चाहिए, ऐसे माँ बाप होने चाहिए, नहीं, जिनके ऐसे हैं ना, वो आरएस बनता ही नहीं। यहां ये जो जंग है, ये हौसलों से लड़ी जाती है।
यहां ताकत होनी चाहिए, यहाँ की उड़ान जो है वो पैसों से नहीं उड़ी जाएगी, बस जज्बा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, समझ रहे हो। ये है भारत। भारत में, भारत की बात बताता हूं। इस भारत में मैंने आपको बताया था कि ये प्राकृतिक सीमा है या नहीं? अरे है क्या? तो फिर हाँ ना, कुछ करो ना, क्लास में लगना चाहिए, जिंदा है ये क्लास। मुझे क्यों बार बार लगता है कि जाने जबरन बैठाए हुए लोग यहाँ बैठे हैं। कोई इसलिए बैठा है क्योंकि बाप ने कहा बेटा तेरी सगाई नहीं हो रही तो आरएस की तैयारी कर ले। मैं लड़की वालों को कह दूंगा छोरा आरएस की तैयारी कर रहा है, एक ना एक दिन तो बनेगा। यही कारण है, प्रमुख कारण है। दिलों से बैठो, जबरन मत बैठो। तो प्राकृतिक सीमा, जब ये दर्रे पार करके हर विदेशी यहां आता था, कभी मोबाइल के अंदर आप मैप खोल करके देखना, सैटेलाइट मैप को कभी देख लेना, हिंदुस्तान के चारों ओर सिर्फ सूखा ही सूखा है, हरियाली नजर आती है तो अचानक यही नजर आती है। आपकी क्या इसमें इंटरनेट है क्या? है क्या? और मैप भी आते हैं इसमें? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये लो साहब, मैं निकाल लेता हूँ, निकाल तो मिलूंगा। कौन सा वाला? वो तो निकाल लेंगे, चिंता मत करो। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी से हमें रूबरू नहीं होना होता? आ जा रहा है। नेट है क्या? आपको कैसे पता कि नेट है? ये भी कोई बात होती है? अच्छा, वाह वाह, सुझाव देखो तो। चलो जी, छोड़ दो, नहीं आएगा। मैं ही बता देता हूँ, हॉटस्पॉट से नहीं होता। इतना बड़ा पैनल हॉटस्पॉट से नहीं चलता। अपना मोबाइल थोड़ी जो चल जाएगा। इसके अंदर कितना नेट सी होता है, मुश्किल है। खैर जो भी, ये प्राकृतिक सीमा मैंने बता दी, यहां से दर्रे मैंने बता दिए क्या। और इसी के पास में मैंने आपको बताया था कि एक फारस की खाड़ी, और इसके पास में एक सऊदी अरब और ये अफ्रीका बताया था। ये सऊदी अरब और यहाँ के ये इराक यूरोप से आने वाली दो नदियां दजला और फरात यहां मिलती है। दजला और ये फरात, इन्हीं के पानी ने काट करके और ये इतनी बड़ी खाड़ी बना दी, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी यहां पर है दोस्तों, ईरान जिसे पहले कहते थे फारस, आजकल कहते हैं ईरान। पहले नाम था पर्सिया। तो इस प्रकार से ये कई नामों से जाना जाता था। बड़ा केंद्र था दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ी दूर तक फैला हुआ था। ये यहां कैस्पियन सागर तक, यहां से लेकर के ये भारत की सीमा तक फैला हुआ था। ये वाला क्षेत्र, ये प्रदेश हेरात, ये अफगानिस्तान। ओके, बड़ा संपन्न साम्राज्य था।
यूनान को टक्कर दी, यूरोप को तो इसने दी। असली योद्धा थे यहां पर। इसलिए जब हमारे यहाँ अशोक का मौर्य साम्राज्य है, तब यहाँ का संसानी साम्राज्य यूरोप के तुर्की से लेकर के और उत्तरी ध्रुव तक फैला हुआ था। बहुत पावरफुल ये फारस। फारस में यूरोप के कई देशों पर कब्जा रहा इसका, इसलिए यूरोप के लोग जानते थे इसे। समय की गरिमा मानिए, ये यहाँ की सिंधु नदी, कौन सी नदी, बड़ी उपजाऊ, क्योंकि 12मासी नदी है, हिमालय का पानी लेकर आती है, कई नदियां इसमें आकर के मिलती है, और ये भी कई भागों में कट छट करके आती है। बहुत ही उपजाऊ प्रदेश, इसलिए जो भी आक्रमणकारी खैबर दर्रे, बोलन दर्रे, गोमल दर्रे को पार करके, टोची दर्रे को पार करके आता, अचानक देखता कि स्वर्ग आ गए। सूखे पथरीले भूमियों से आगे बढ़कर के जब ये मैदान आता, तो इतनी हरियाली, बहता हुआ नदियों का, किलोमीटरों तक चौड़ी नदियां, एकदम साफ पानी, बर्फ का पिघला हुआ, और उनके किनारे लंबे चौड़े खेत। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी यहीं बसी, सिंधु नदी के किनारे। तो इतनी उपजाऊ मैदान, दुनिया भर के लोग जानते थे कि ये असल में हिंदुओं का प्रदेश। हमारे ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख नहीं है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है। सरस्वती नदी जो यहां बहती थी, उसी के किनारे वेदों की रचना हुई। तो हिंदुओं का जो प्रदेश है वो वास्तव में ये सिंधु प्रदेश। सिंधु में जो स है, सी का, सिंधु का, ये जैसे जैसे भारत में हम यूं बढ़ते जाते हैं, स को कम बोलते जाते हैं। सिंधी लोग तो स की जगह है ही बोलते हैं। नागौर में देख लो, नागौर में स की जगह है, सड़क को अड़क, सरोज को हरोज, साड़ी को हाड़ी बोलते हैं। नागौर में कोई है नागौर का? मैडम गलत बोला मैंने, सड़क को अड़क नहीं बोलते, स को है बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। हाँ अजमेर में वो नागौरी ना आ गए ना, इसलिए बोलते हैं। जोधपुर जैसलमेर में प्योर सम गया था मैं अब की बार, सम घूमने के लिए सर्दियों में, तो है ही बोलते हैं, स है ही नहीं। कोई बात नहीं। पाकिस्तान में और ईरान में स शब्द प्रचलन में नहीं है, तो ईरानी बार बार सिंधु को जीतने की कोशिश करते हैं। पहला आक्रमण दारा का, ईरानी का, सिंधु को जीत लिया। आज से करीब 2700 साल पहले दारा था, ईरानी आ गया, उसने इस सिंधु प्रदेश को अपने राज्य का 20वां प्रांत बना दिया। 20 प्रांत यूरोप से लेकर भारत तक 20वां प्रांत बना दिया। लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स यहीं से आता था। ये हेरोडोट्स लिखता है, इतिहास का पिता हेरोडोट्स लिखता है कि उसके हिंदू प्रांत से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था। चूंकि यहां स नहीं है, उसकी जगह है, तो सिंधु को क्या बोलेंगे? हिंदू। हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, उसके जो निवासी सिंधु और सरस्वती के बीच में रहते थे, उन लोगों के लिए ईरानियों का शब्द है हिंदू। तो वो कहते थे कि हमारा जो सिंधु वाला स्थान है वो हमारे नियंत्रण में है। तो सिंधुस्तान क्या हो गया? हिंदुस्तान। तो इन अरब कंट्रीज में भारत नाम नहीं है, सभी आज भी हिंदुस्तान बोलते हैं। सऊदी अरब के लोग, सभी लोग भारत नाम नहीं बोलते, हिंदुस्तान ही बोलते। इसलिए हिंदुस्तान, और इस नदी जो सिंधु थी, इसको हिंदू नदी कहते हैं, हिंदू, और इसके किनारे रहने वालों को भी हिंदू कहते हैं। तो भारतीय हो गए हिंदू। आज हिंदुओं का जो स्थान है हिंदुस्तान, वो तो गया पाकिस्तान में। आज हिंदू जहां रहते थे वो हिंदुओं के पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के पास है। जब भी तो मैंने कहा था ले ले रो। ये यहां दोस्तों
यूनान से एक इतिहासकार आता है, उसका नाम है हेरोडोट्स। क्या नाम है दोस्त? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ईरान तक आता है, फारस तक आता है और अपनी किताब लिखता है स्टोरी का। तो इतिहास का पिता कौन है? ये हिस्ट्री का फादर, इतिहास का पिता। और अब बताओ, हिस्टोरिका में भारत का इतिहास का उल्लेख है क्या? हाँ जी, ना जी। तो हाँ है, हाँ भारत का उल्लेख है, भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। तो भारत, इसका मतलब हेरोडोट्स भारत आया था क्या? नहीं, भारत कभी नहीं आया। तो फिर इसने भारत का इतिहास लिखा कैसे? ईरानियों से सुना। किससे सुना? ईरानियों से सुना था। ईरानी भारत को क्या कहते थे? हिंदुस्तान। और उस नदी को क्या कहते थे? हिंदू। उसने उस नदी को हिंदू के स्थान पर हिंदुज कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? हिंदुज, क्योंकि वो ऐसे लगाते हैं, लगा दिया हिंदुज। यहां दोस्तों जो हिंदुज थे उसको उसने इंडोस लिखा, और अंग्रेजी में इंडोस शब्द का ही अर्थ है इंडिया। इंडोस इन इंडिया। तो हिंदुस्तान और इंडिया का पता तो आपको लग गया, लेकिन भारत का पता नहीं लगा। तो भारत के पीछे दो कारण है। नंबर एक था भरत कबीला। भरत कबीला, उसने पूरे आर्यावर्त को विंध्याचल से लेकर हिमालय के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसके नाम पर भारत पड़ा। और दूसरा एक राजा था हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर का राजा नाम था दुष्यंत। उसने प्रेम किया था शकुंतला से। किससे? शकुंतला जो थी ऋषि कन्या, समझ गए? ऋषि की कन्या। एक दिन दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा शिकार खेलने निकला था, मार्ग भटक गया। भटकते भटकते संध्या हो गई। अब उसको लगा कि मेरी सेना दूर जा चुकी है, मेरे साथी भटक चुके हैं। अब तक तो मैं शेरों का शिकार कर रहा था, और रात को शेर मेरा शिकार करेंगे, शरण चाहिए। खूब ढूंढा तो दूर से एक बाती जली नजर आई। वो उस आश्रम में पहुंचा जहां दीपक जला हुआ था। उसने शरण मांगी, पता लगा कि वहां कोई नहीं है, एक कन्या है। कन्या ने बताया कि पिताश्री, मेरे पिता जो ऋषि हैं वो दूर यात्रा पर तीर्थ करने गए, मैंने बर्बाद में आएंगे। उसने कहा, हे कन्या शरण दे। उसने कहा रुको। जब रुका तो दुष्यंत को और वो जो कन्या थी, नाम था शकुंतला, प्रेम हो गया। और इसके बाद में दूसरे दिन जब वो चला गया तो उसने जाते समय उसको कहा कि तेरे पापा आए तब जो है तू बता देना कि प्रेम है हमारे बीच, तुम आज से मेरी पत्नी है। शारीरिक रिश्ते भी बन गए थे। तो पत्नी है, अंगूठी ले ले, जे तू लेके आना। पिता है, मैंने बर्बाद। वैसे तो उसने कहा था कि मैं तुझे साथ ही लिए चलता हूं, लेकिन क्योंकि तेरे पिता को लगेगा कि क्या हुआ, क्यों व्हाट्सएप वगैरह था नहीं ना, सूचना कैसे मिले। हाँ, इसलिए वो रुक गई। पिता आया तो पिता को साथ लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे। दुख की बारी थी। हस्तिनापुर जब पहुंची तो रास्ते में जब वो हस्तिनापुर गंगा के किनारे पार करना पड़ता है, जब पार कर रही थी तभी उस अंगूठी को बार बार अंगुली में पहन के निकाल रही थी। आखिर उसका प्रीतम का घर करीब आ रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसे करी थी तभी अंगूठी खटाक से निकली, ये लोग नदी में गिर गई और एक मछली ने फटाक से उसको लपक लिया और गई। अब चूंकि रास्ते में कई दिनों से भटकती हुई परेशान थी और गर्भवती भी थी, इसलिए उसने दुष्यंत को कहा
कि मैं वो हूं? उसने कहा मुझे ध्यान नहीं, तू कौन है? भूल गया? राजा था, कितने के याद रखे, और रिजल्ट ये रहा था, आ गई। ऋषि ने समझाया भी था कि इन राजनेताओं की, राजाओं की ना दोस्ती अच्छी, ना बेटा प्यार, ना ही इनकी दुश्मनी। किससे दोस्ती की है तूने? बेकार है, छोड़ दे। भूल गई। थोड़े दिनों बाद में शकुंतला की संतान हुई, उसका नाम रखा भरत। ये जो पुत्र था भरत, बड़ा होनहार, ऋषि पालता था, छोटा बच्चा था। तभी उस दुष्यंत की चिंता शुरू हो गई, क्योंकि उसके रानियों की संख्या तो 5000 के ऊपर थी, लेकिन संतान एक भी ऐसे, अर्थात 5000 तो नॉर्मल बात है। जो अकबर था ना, अकबर, उसका फतेहपुर सीकरी के हरम में करीब 16,000 रानियों के लिए आवास बनाए गए थे। उनके लिए एक डिपार्टमेंट था, दीवान ए हरम, जिसमें रानियों के नाम और उनके एड्रेस लिखे होते, क्योंकि अकबर को अपनी रानियों के नाम याद कहाँ रहे? 16,000 के नाम याद रहेंगे क्या? मतलब नहीं। तो ऐसे नहीं। अब आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आपको एक ही चिंता है, मुझे पता है, सगाई नहीं हो रही है, रुक जाओ। रुको, बात को इधर पलटो मत। मैं आपको बता रहा था, तुम अपनी पीड़ा को क्लास में बाहर मत आने दो, इसको सीने में दबाए रखो। दुष्यंत और शकुंतला की बात बता रहा, पुत्र भरत उत्पन्न हो गया। ये दुष्यंत की संतान नहीं थी, अब चिंता शुरू हो गई। तभी एक दिन एक मछली को मछुआरे ने पकड़ा, उसे काटा, अंगूठी मछुआरा समझ गया राजा की है, तुरंत लेकर के बड़े इनाम के चक्कर में राजा के पास पहुंचा। राजा जो अंगूठी जो अपने सबसे प्रियतम को दी थी, वो अंगूठी देख करके उसको सारा मंजर याद आ गया कि अरे ये तो वो था, वो थी, आई थी, मेरी गलती हुई। उसने तुरंत जो अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि अभी के अभी चलो। वो निकले। उस समय उसका बेटा भरत वो उसी आश्रम के बाहर खेल रहा था। कुछ शेर भी थे, कुछ शेरों के बच्चे भी थे, कुछ शेरनियां भी थी। और उनकी वास्तव में, क्योंकि जिस समूह में जो रहता है वो समायोजन कर लेता है, उनके मुंह खोल खोल करके अंगुली दे दे कि दांत गिनता हुआ वो बच्चा तेज ऐसा दूर से चमकता हुआ दुष्यंत ने जब देखा तो लगा कि काश ऐसा बच्चा मेरा भी होता तो मेरे हस्तिनापुर राज्य के लिए मैं चिंतित नहीं होता। अंत में वो अंदर गया। बोला भाई कोई शकुंतला भी रहती है क्या? शकुंतला ने अंदर से आवाज लगाई कि कौन? बोले मैं दुष्यंत। बोले याद आ गई तुझे? बोले आ गई। मैं मरनी जा रही थी, सच है ये। जब अपमान हुआ था शकुंतला का तब मरनी जा रही थी, उसके पिता ने बचाया कि बेटा तू तो मर जाएगी, लेकिन जो तेरे पेट में है उसको क्यों मार रही है? ये हक तुझे नहीं है। तो शकुंतला ने कहा कि निकल यहां से, अब तू, मैं नहीं जानती तुझे। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा ये बाहर ये बच्चा? बोले वैसे तो मेरा है, वैसे तेरा भी है। अंत में उसने इस बच्चे को अपनाया जो हस्तिनापुर का शासक बना। और इसके बाद इसने कन्याकुमारी से लेकर और हिमालय तक राज किया था। और इसी के नाम पर विष्णु पुराण जो है ना, अपना पुराण, इसी के नाम पर इस भरत द्वारा शासित क्षेत्र को भारत वर्ष कहता है। तो ये नाम कहां मिलता है? किसके नाम पर? भरत के नाम पर। चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया, जो हिमालय से लेकर समुद्रों तक। तो हो गए 3 नाम दोस्तों, एक विष्णु पुराण का, एक ईरानियों का, एक यूरोपियन का। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो ये इंटरव्यू में आपको फटाक से यही जाते पूछ लेंगे तो वहां पर दिक्कत ही आ जाती है कि आपको जाते ही सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि बताओ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। ये चीजें जो है ना, कोई पढ़ी हुई नहीं होती, आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा आपको राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में अंतर, समझ रहे हो? आपको खुद को जानना है। ठीक है, मैं ये लिखा दूं, लिखो।
हेडिंग डालो रे, हमारे देश का नामकरण है, टॉपिक का नाम है हमारे देश का नामकरण। हमारे देश का नामकरण, तो इसमें लिख दो दोस्तों, ईरानी एवं पश्चिमी एशियाई लोगों ने सिंधु नदी के निवासियों को हिंदुस्तानी एवं इस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदुस्तान नाम दिया क्योंकि फारसी भाषा में से के स्थान पर है बोला जाता है। फारसी भाषा में से के स्थान पर है बोला जाता है। अतः सिंधु को हिंदू बताया। अतः सिंधु को हिंदू बताया। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, इतिहास के पिता हेरोडोटस ईरान आया था। अपनी रचना हिस्टोरिका में भारत का इतिहास लिखा। हेरोडोटस को भारतीय जानकारी ईरानियों से मिली। हेरोडोटस को भारतीय जानकारी ईरानियों से मिली। हेरोडोटस एवं यूनानियों ने हेरोडोटस एवं ईरानियों ने हिंदू को सिंधु की जगह हिंदू को इंडोज ये लिख देना,
INDOS, इंडोज के रूप में वर्णित किया। अंग्रेजी भाषा में इंडोज से इंडिया शब्द बना। आगे लिखें, ऋग्वैदिक कबीले या वैदिक कालीन कबीले, नीचे लिखें वैदिक कालीन कबीले, वैदिक कालीन कबीले भरत के नाम पर कोमा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत द्वारा शासित प्रदेश भारत कहलाया। विष्णु पुराण में हिमालय से समुद्रों तक के इस प्रदेश को हिमालय से समुद्रों तक के इस प्रदेश को भारतवर्ष कहा गया। ओके दोस्तों, तो ये अपना नामकरण भी कंप्लीट हो गया।